अब आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, हिंदू धर्म कभी रजिस्टर हो सकता है क्या? मैंने कब मांगा हिंदू धर्म रजिस्टर करो करके? मैं तो ये संगठन जो है, और जो विचेवर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन रहने दीजिए, वो संविधान के तहत ही चलना चाहिए, कानून के चौकट में ही चलना चाहिए। Minister of Home in Karnataka, some directions and some letter have been written by you to the RSS. See, my letter is very clear. The annual report of RSS says that they have a confluence of close to 20 lakh people in my state. They have done over 500 marches wearing uniforms in my state. And on a daily basis, they have over 4,000 shakas. So, all I'm asking is, when you're not a registered organization, under which law are you functioning? I have asked a few questions, 7 to be precise. That includes on their registration, that includes on their organizational structure, on their funding structure, donation structure, and who are the office bearers. And I don't see anything illogical or unconstitutional that I have asked. In fact, every organization that is able to mobilize people should be registered. So, if you are going to tell me that for 100 years nobody has asked, why are you asking? I'm sorry, that is not the answer. आरएसएस के चीफ मोहन भागवत कागज दिखाने तो छोड़िए, बनाने तक से भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा कि 100 साल से हम बिना कागज के ही चले आ रहे हैं, आगे भी कोई कागज नहीं बनाने वाले। हमको किसी भी सरकार को अपनी कमाई, खर्चे और संगठन का कोई हिसाब किताब देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा संघ देश के ऐसे नियम कायदों से ऊपर की चीज़ है। आपको हमने बताया था कि कर्नाटक के नए गृह मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कहा था कि आपको जवाबदेही से परे नहीं छोड़ सकते। आपको उन सभी कायदों का पालन करना होगा जिसका पालन देश के बाकी जो संगठन है वो करते हैं। भले आप काम कुछ भी करते हो, तो सवाल है कि मोहन भागवत कागज़ दिखाने से भाग क्यों रहे हैं। अगर आरएसएस भारत सरकार द्वारा निर्धारित सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट या कंपनी एक्ट या किसी और नियम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, तो इससे बिगड़ क्या जाएगा? सारा हिसाब किताब दुनिया के सामने आ जाएगा। पर्ची से अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन पाएंगे। हो सकता है आपको पता हो कि संघ में सरसंघ चालक की कुर्सी के लिए कोई चुनाव नहीं होता। मौजूदा सरसंघ चालक पर्ची पर लिखकर डिब्बे में नाम छोड़ जाता है, और जब वह पद छोड़ता है या उसकी मौत हो जाती है तो वह पर्ची खोली जाती है, और उस पर जिसका नाम लिखा होता है वही अगला चालक होता है, और वह केवल और केवल चित्पावन ब्राह्मण ही होता है। 16वीं शताब्दी के कबीले भी इससे ज़्यादा लोकतांत्रिक हुआ करते थे, लेकिन संघ और लोकतंत्र में उतना ही बैर है जितना कि नीम और मिठास में। इसलिए जब प्रियंक खड़गे ने कहा कि संघ को कागज बनाना भी होगा और दिखाना भी होगा, तो बवाल मच गया। जब भागवत का कोई जवाब नहीं आया, तो 13 जून को प्रियंक खड़गे ने उन्हें चिट्ठी लिखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कानूनी स्थिति, वित्तीय हिसाब किताब, पद अधिकारियों और टैक्स अनुपालन के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने लिखा कि यह इसलिए जरूरी है कि आरएसएस ने आधिकारिक तौर पर दावा किया है भारत और विदेशों में उसकी 60,000 से ज़्यादा शाखाएं हैं और करोड़ों स्वयंसेवक हैं। खड़गे ने सार्वजनिक रूप से जारी अपनी चिट्ठी में कहा कि यह सिर्फ कानूनी ज़रूरत नहीं बल्कि एक नैतिक मुद्दा है। उन्होंने संघ को नैतिकता का ट्यूशन देते हुए लिखा कि इसी बड़े पैमाने प्रभाव और पहुंच के कारण आरएसएस को पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक अनुपालन के उच्चतम मानकों का पालन करना चाहिए। खड़गे ने कहा, जो संगठन नियमित रूप से राष्ट्रवाद, अनुशासन और कर्तव्य की बात करता है, उसे पारदर्शिता, नियमों के पालन और भारत के संविधान के प्रति सम्मान के जरिए इन मूल्यों को दिखाना भी चाहिए। अगर कार्यकर्ताओं छोटे संगठनों, धार्मिक संस्थानों, एनजीओ, ट्रस्ट, कंपनी और नागरिकों से रजिस्टर करने, जानकारी देने, ऑडिट कराने और टैक्स भरने की उम्मीद की जाती है, तो आरएसएस को भी देश के नियमों का पालन करके मिसाल पेश करनी चाहिए।
आपको बता दें कि आज़ाद भारत में अब तक किसी भी सरकार ने आरएसएस से इतने अहम सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की है। और अगर प्रियंक खड़गे अड़ गए तो कम से कम कर्नाटक में संघ की दुकान ठप पड़ सकती है, क्योंकि सरकार के पास इस बात का पूरा अधिकार है कि वह संदिग्ध लेन देन और संदिग्ध व्यवहार वाले किसी भी संगठन पर पाबंदी लगा सकती है। इसलिए संघ और बीजेपी के नेता तिलमिलाए हुए हैं। इसके आरएसएस के लिए गंभीर नतीजे हो सकते हैं, क्योंकि खुद वो भले सांस्कृतिक संगठन बताए लेकिन असल में वो एक राजनीतिक संगठन है। देखिए, हमने पहले भी कहा था और फिर कह रहे हैं कि यह प्रियंक खड़गे की व्यक्तिगत जिद नहीं हो सकती, बल्कि मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व की सोची समझी कार्य योजना का हिस्सा लगता है। ऐसा लगता है कि नेतृत्व इस बात को समझने लगा है कि एक कारगर लड़ाई के लिए आरएसएस का सामना करना बहुत जरूरी है। यह आरएसएस की सोच है जो भारत की आत्मा को नुकसान पहुंचा रही है। केरल के दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत संयमित दिखने की कोशिश भले ही कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह परेशान है। आरएसएस का रजिस्ट्रेशन कराने के सवाल पर भागवत ने कहा कि उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। हम कोई गुप्त काम नहीं कर रहे हैं, हम खुलेआम काम कर रहे हैं। हम लोगों को बुलाते हैं और उन्हें अपने बारे में बताते हैं। कमाल की बात तो यह है कि उन्होंने संघ की तुलना हिंदू धर्म से कर डाली कि जैसे हिंदू धर्म रजिस्टर नहीं है वैसे ही संघ भी नहीं है। मतलब कुछ भी। हकीकत यह है कि कर्नाटक के गृह मंत्री जिस तरह उन्होंने कदम उठाया है, जिस तरह की बात की है, उसके बाद आरएसएस को जवाब देना ही पड़ेगा। भागवत की यह दलील एक बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। 100 से ज्यादा साल से हमें किसी ने रजिस्टर करने के लिए नहीं कहा, तो अभी भी नहीं कह सकता। प्रियंक खड़गे ने साफ कहा है कि आरएसएस को रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, इसके अपने खतरे हैं और यह नज़र आने भी लगा है। खड़गे ने ट्विटर पर एक फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें संघ के कार्यकर्ताओं और हिंदुत्व के कट्टर समर्थक सुधीर बंगेरा नाम के शख्स ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। बंगेरा ने लिखा, अब तुम्हें खत्म करने का समय आ गया है। इसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया। प्रियंक खड़गे ने साफ कहा कि गृह मंत्री के तौर पर वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सांप्रदायिकता नहीं फैलाने देंगे। खड़गे ने बीजेपी को टैग करते हुए ट्विटर पर कहा, मुझे गृह मंत्री का पद संभाले अभी 48 घंटे भी नहीं हुए हैं और तुम अभी से अपना डर, घबराहट और बेचैनी दिखाने लगे हो। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह मेरा अपमान करने और जान से मारने की धमकी देने के लिए आरएसएस का इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि आरएसएस दुनिया का एकमात्र ऐसा एनजीओ है जो खुद को सांस्कृतिक संगठन बताता है, लेकिन अपने स्थापना दिवस पर हथियारों की पूजा करता है, उसकी परेड निकालता है। अभी पिछले दिनों दिल्ली से छपने वाली पत्रिका कैरवान ने एक विशेषांक निकाला था जिसमें उसने संघ के पूरे नेटवर्क का खुलासा करते हुए बताया था कि कैसे यह भारत की लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था का विरोध है। आरएसएस की किताबें छापने वाले रुचि प्रकाशन ने 1997 में एक किताब छापी थी, परम वैभव के पथ पर। इसमें आरएसएस द्वारा अलग अलग कामों के लिए बनाए गए 40 से ज़्यादा संगठनों की जानकारी दी गई थी, लेकिन कैरा पत्रिका द्वारा प्रकाशित आरएसएस के नेटवर्क की पड़ताल में लगभग 2500 संगठनों का जिक्र किया गया है। इनमें से 2240 संगठन भारत में रहकर काम करते हैं, वहीं बाकी 39 दुनिया के दूसरे देशों में फैले हुए हैं। यह पड़ताल पेरिस स्थित शैक्षणिक संस्थान सेरी साइंस पो के शोधकर्ताओं और दिल्ली प्रेस के कैरम पत्रिका के पत्रकारों ने मिलकर की है, जबकि औपचारिक रूप से आरएसएस लगभग 36 संबंध संगठनों को ही स्वीकार करता है। कैरान ने विस्तार से बताया है कि कैसे इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ संघ है और सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। का सबसे बड़ा डर ही यही है कि अगर संघ को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ गया तो उसकी सारी कारगुजरियां खुलकर सामने आ जाएगी। इसलिए दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना रजिस्ट्रेशन कराने से हमेशा चूकता है। यहाँ पर हम छोटा सा फर्म भी खोलते हैं तो सरकार को हर चीज़ चाहिए, गुमास्ता चाहिए, उद्यम आधार चाहिए। उसके बिना तुम्हारा करंट अकाउंट भी ओपन नहीं होता, तुम्हारा धंधा शुरू नहीं होता। और यहाँ पे इतनी बड़ी संस्था 100 साल से बिना डॉक्यूमेंट के चल रही है और सरकार को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी कह रही है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? और जो आपने प्रियंक खड़गे का वीडियो देखा उनके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वो भी अवश्य बताएं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को दोस्तों
जय भीम, नमो बुद्धाय।